जस्ट गिव मी अ सेकंड, तो हैंग हो गया है। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को ना अभी? बोलो भाई, यहाँ तक हमने आई थिंक कल किया है। यहाँ तक हो गया ना? तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि देखो, द नेसेसिटी ऑफ या रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स किसी बॉडी पे तभी लगता है जब वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, फील्ड। ठीक है, फॉर फोर्स टू एक्ट ऑन द बॉडी द फील्ड इज नेसेसरी। जैसे अगर आपको बोला जाए कि ये शेल है, ठीक है, शेल का मतलब ये होलोस्फीयर होता है ना, होलो शेल बोलना मतलब होलोस्फीयर है। उसके अंदर में एक मास रखें एम, और बाहर एक मास है एम। तुम लोग ने कभी वो सुना है, शील्डिंग इफेक्ट ऐसा कुछ? पहले शील्डिंग इफेक्ट ऐसा नाम सुना है आप लोगों ने? इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। अरे मैंने बोला ये सब छोटी मोटी चीजें खुद से पढ़ते रहिए, वेरिएशन ऑफ जी। ब्रॉडली मैंने आपको बता दिया, इक्वेटर एंड पोस्ट में याद रखो, इक्वेटर पे कम होगा, पोस्ट में मैक्सिमम होता है। इतना अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे फॉर्मूले लिख लेंगे, क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो गलत सोच रहे हैं ना, नहीं हो पाएगा फिर सिलेबस आपका टाइम पे। वेरिएशन जी विथ हाइट और डेप्थ आपको बता दिया गया है, इक्वेटर एंड पोस्ट पढ़ लो, एक लाइन है उसमें। इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर, लिख लो नहीं तो वहीं पर लिंक पे। नहीं नहीं वो नहीं, ठीक है छोड़ दीजिए। यहाँ देखें, आगे चलते हैं। फील्ड का बात हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट, हेडिंग लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी। बस बेसिक ये ध्यान रखना, जब भी आपको फोर्स निकालना है मतलब आपको फील्ड पता होना चाहिए ना। जहाँ पे फील्ड होगा वहीं पे फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। यू राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला लिखेंगे ध्यान से, m1 है, m2 है, ये गैप है r। फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी m1 m2 बाई r। माइनस लगाना होगा, चलिए लिख लो फिर आगे चलें फटाफट। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन पेयर। क्वेश्चन बताइए, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ये m है, ये m है, ये m है, r r r। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, बताइए तो, लिखिए इसको। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी ना, दिस इज फॉर वन पेयर, जितने पेयर्स हैं सबका लिखेंगे और ऐड कर देंगे साइन के साथ। करके बताइए आंसर। वैल्यू लिख लीजिए, हर एक पेयर के लिए होगा जी वन टू आर। हाउ मेनी पेयर्स?
देर आर 3 पेयर ना, 1 2 3, और सबकी एनर्जी सेम है, 2 इंटू क्या कर देंगे, 3। ठीक है ये। भाई आया नहीं आया, देखो। ऐसे क्वेश्चन लिखवा, पॉइंट मास m is placed at of a cube of side A, find u of system। जल्दी करो, सोचो तो इसको, 1 मिनट फटाफट। बोलो भाई। यहाँ देखे, देख के समझे। ऐसे आपका क्यूब है ना, हर कोने पे रखा हुआ है। टोटल कितने मास है बताओ तो पहले, कितने एम है। 6 मास दिखते हैं आपको इसमें, काउंट कर लेंगे ठीक से। ठीक है, अब देखिए, एज समझते हो, एज, ये साइड ए है ना, जित एज मतलब ये कोने कोने में है, एक ही साइड पे। कितने पेयर हैं जो एज वाले बनेंगे, कितने एज होंगे क्यूब में, सोचो तो। एक क्यूब में कितने साइड होते हैं। साइड पूछ रहा हूँ, फेस नहीं, साइड। साइड मतलब ये, फेस नहीं पूछ रहा हूँ मैं, साइड पूछ रहा हूँ भाई। यहाँ देखो, ठीक है। एक पेयर एज, जो एक पेयर होगा एज पे, एक पेयर के बीच में एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, ऐसे कितने पेयर बनेंगे साइड वाले, बोलिए। 12 बनेंगे। एज हो गया, अब सोचो, सिमिलरली फेस, फेस मतलब फेस डायगोनल, एक साइड में, एक फेस में कितने फेस डायगोनल होंगे। बोलिए, एक फेस में कितने फेस डायगोनल, 2। और कितने फेस हैं टोटल क्यूब में, 6। तो टोटल कितने फेस डायगोनल हो गए, 12। एक पेयर का बताओ, ये दूरी कितनी होगी। √2 है, इंटू कितना करना चाहिए हमको यहाँ पे टोटल के लिए, 12। अब क्या बच गया अपना, बॉडी डायगोनल। बॉडी में बताइए कितना बॉडी डायगोनल पॉसिबल है एक क्यूब के अंदर, कितना होता है एक क्यूब के अंदर बॉडी डायगोनल। एक क्यूब के अंदर एक बॉडी डायगोनल होता है, मजाक कर रहे हैं। फुल स्टेट पढ़ा है तुमने, 4 होंगे ना, 1 2 3 4। एक के लिए कितना लिखेंगे, -gm² बाई √3 है, इंटू 4। जल्दी से लिख लो उसको, अब इसको जो ऐड कर दोगे, जो आना है वो आंसर होगा आपका।
वो हम सॉल्व नहीं करना है आपको, लिख लीजिए। बोलिए, ठीक है, आगे बढ़े। और देखो, ये फॉर्मूला लिखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। एंड वर्क डन बाय फील्ड विल बी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। जैसे क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया ये है ऐसा, सारे एम है, डिस्टेंस है आर, आर आर, दिस इज चेंज टू दिस। क्वेश्चन देखो, फाइंड वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। जल्दी लिखो, फाइंड वर्क डन इन चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन। लिख लो बस कॉपी में जल्दी से, फिर करेंगे। बोलो भाई। ये देखिए, यू इनिशियल लिख लोगे, यू इनिशियल तो अभी हमने लिखा है -3 gm² बाई आर। यू फाइनल हमने लिख लिया है -2 gm² बाई आर लिखोगे, ये दो पेयर के लिए। और ये तीसरे वाले पेयर के लिए क्या लिखेंगे, -gm² बाई √2r। तीनों पेयर का ऐड करना था ना, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। बस यू इनिशियल और यू फाइनल लिख लो और बताओ। ठीक है, जो भी आ रहा है आ जाएगा। सुनो, बड़ी बात कैलकुलेशन नहीं है, बड़ी बात सवाल है। आपसे सिर्फ बोला गया है सवाल में कि फाइंड द वर्क डन, तो आप कौन सा वाला वर्क डन समझेंगे, एक्सटर्नल एजेंट या फील्ड? वर्क डन कुछ नहीं बोला गया, आपको कौन सा समझना है, एक्सटर्नल एजेंट है ना। Very good। जब भी आपसे कुछ भी नहीं बोला जाए, यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, बस हो गया, इतना ही है। ठीक है, एक बात यहाँ पे लिख लेना, दिस इज ऑलवेज वैलिड, दिस इज वैलिड ओनली इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। बस आप लिख लो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, 99% केसेस में आपको जीरो ही मिलेगा काइनेटिक एनर्जी में। कुछ नहीं बोला है तो आपको समझना है काइनेटिक एनर्जी का कोई बात नहीं हो रहा है, देयर इज नो नथिंग टू थिंक अबाउट काइनेटिक एनर्जी।
नेक्स्ट लिखेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? V माइनस जी एम बाई आर, ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट मास। यहाँ पे नोट करके लिखो। देखो पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, इसमें रेफरेंस यूज करते हैं ना हम लोग जब ये डिराइव करते हैं, अगर आपको याद हो तो। एक वी इन्फिनिटी कितना चूज करके चलते हैं हम लोग? 0। अगर नहीं कर रहे होंगे वी इन्फिनिटी 0 तो उतना ही और ऐड कर देंगे। देखो इसको आप, potential of a point depends upon the potential of reference point. Potential of a point depends upon the potential of reference point. But potential difference between 2 points is independent of reference potential. But potential of a reference point, sorry, potential difference between 2 points is independent of reference potential. ठीक है? दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात समझनी है बस। ठीक है, चलें कुछ पोटेंशियल लिख लें। या मुझे बताइए, फील्ड जहाँ पे लिखे हो ना, वहाँ पे एक और फॉर्मूला ऐड करना है आपने। पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं, जहाँ फील्ड लिखे हो ना वहीं पे फॉर्मूला ऐड कर लो। देखो एक्सिस ऑफ रिंग, मास m है, रेडियस r है रिंग का, ये डिस्टेंस है x। वहीं ऐड कर लो, जहाँ कहीं जगह निकाल लो थोड़ा सा, ज़्यादा जगह नहीं लगेगी, थोड़ा सा लगेगा, लिख लो उसे। ठीक है, चलिए बताओ, यहाँ देखो रिंग के राइट साइड में अगर देखेंगे, मान लो यहाँ पे पॉइंट P है, तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, राइट या लेफ्ट? ये होगा। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड विल बी राइट और लेफ्ट, है ना? द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी लेफ्ट, लेफ्ट टुवर्ड्स द सोर्स बोला है ना, फील्ड हमेशा सोर्स की तरफ होता है, जिधर मास होगा उधर फील्ड होगा। ये आपका फॉर्मूला है, तो लिखना है, उसको याद करना है। अगर लिख लो पहले उसको, फिर देखो पॉइंट ए पे पूछूं आपसे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट पॉइंट ए, तो क्या बताएंगे, राइट या लेफ्ट? एट पॉइंट ए द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज राइट और लेफ्ट? राइट है ना, एक्सिस पे ही होता है हमेशा, इधर पे देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, इधर पे देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। तो ग्राफ बना लीजिए छोटा सा और याद रखें इसको भी। ये सेंटर है ना, ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ये याद करना है आपको प्योर। ये आपका ई का वैल्यू है, ये एक्स है, ये वैल्यू पता है कितनी होती है? जहाँ पे फील्ड मैक्सिमम होगा वो वैल्यू कितनी
होती है। दिस वैल्यू इज r by रूट 2। r by रूट 2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पे फील्ड इज मैक्सिमम। ठीक है, ड्रॉ हो गया इतना। बोलो भाई डन। उससे पोटेंशियल आएगा जो आप बोल रहे हो, उससे फील्ड नहीं आता है। देखें, अब मुझे बताइए, देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला है कुछ कुछ। ठीक है, मान लो ये रिंग है, रिंग के सेंटर पोटेंशियल कितना होगा? मास एम ले लो, रेडियस आर ले लो, लिखते जाएं। ठीक है, v इक्वल्स टू माइनस जी एम बाई आर। रिंग के एक्सिस पे कितना होगा? कोई बात नहीं, अब छोड़ दीजिए, अब यहीं पे करो। आई गिव यू द स्लाइड लेटर। अब जो कर रहे हैं, अब थोड़ा जगह छोड़ दो, वहां पे साथ में चल दो। ये डिस्टेंस है x, पोटेंशियल एट पॉइंट p कितना होगा ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग? इट विल बी माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले याद होने हैं सारे, ये सब रिंग है ऑफ मास m एंड रेडियस r। देख लिया? देखिए, हॉलो स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, देखो कैसे लिखेंगे इसका फॉर्मूला। स्मॉल r डिस्टेंस पे लिख रहे हैं, v। r इज लेस देन 1 r। हाँ, फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर द सेंटर, एट द सेंटर है ना। दूसरा इज ऑन द एक्सिस, जनरल पॉइंट। इनसाइड फील्ड इज, और आउटसाइड फील्ड इज। बोलो भाई, ये ठीक है? बोले भाई, ये समझ में आ गया यहाँ तक? लिख लिया है ना? यहाँ पे लिख लीजिए, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड। ये अभी नहीं करना है, ठीक है? पिक्चर उच्चर बाद में करना है, क्लास के अभी मत करने लग जाना इसको। ठीक, क्लास के आगे पीछे कर लेना इसको।
अभी लिखते जाओ, बोल रहा हूँ, वो भी नहीं करना है आपने। ये बताइए, द पोटेंशियल, सॉरी, द फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर बिहेव्स एज कैसा? पॉइंट मास बताया था, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देंगे तो पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज कांस्टेंट, डज नॉट चेंज। नेक्स्ट लिखिए सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में फिर सेम तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। V will be written as for R less than R and for R greater than R। देखो ग्रेटर देन R के लिए दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक है। ये भी पॉइंट मास है, वो भी पॉइंट मास है। इनसाइड का थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है, लिख लें, इसको याद रखना है। Gm/2r³ 3 into capital R square minus small r square। लिख लिया, यहाँ तक नोट हो गया? आगे बढ़ जाए। कैसे आती है क्या बात अभी नहीं करना है अभी हमने, ठीक। वहाँ पे आप लिखना है आपको फॉर्मूला और याद रखना है। कैसे आता है उतना बात करने का हमारे पास अभी टाइम नहीं है। बस ये ध्यान रखिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए बोथ द स्फीयर्स बिहेव एट पॉइंट मास, इसलिए बाहर वाले पॉइंट के लिए तो पॉइंट मास वाला फॉर्मूला चल रहा है, इनसाइड वाला पॉइंट होगा तो दोनों के लिए फॉर्मूला डिफरेंट है। हॉलो स्फीयर के इनसाइड में फील्ड कांस्टेंट हो जाता है, और सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में फील्ड, सॉरी, पोटेंशियल वेरिएबल होगा। पोटेंशियल बोल रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर लो, ऐसा बनेगा। जब भी पोटेंशियल ग्राफ ड्रॉ करेंगे ध्यान रखेंगे, ग्राफ विल बी ऑलवेज नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव नहीं बनाएंगे हम लोग। ग्राफ जाएगा, दिस इज फॉर hollow sphere and this is for solid sphere। इट इज समथिंग लाइक ऐसे आएगा और फिर ऐसे जाएगा। ये है r इक्वल्स टू r। भाई कैसे आता है उसका आपको जरूरत भी नहीं है ना, एक्चुअली में क्वेश्चन जब आते हैं जो आपके नीट में, उसमें आपको कैसे आता है उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर फॉर्मूला आपको याद है कैसे अप्लाई करते हैं, आपको समझ में आता है, टर्म्स की मीनिंग क्लियर है, तो क्वेश्चन निकल जाएंगे। Okay, so do not go into that unnecessarily। ड्रॉ कर लिया ग्राफ वगैरह? ध्यान रखना, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नेगेटिव, है ना, तो ग्राफ नीचे रहेगा, ऊपर नहीं ड्रॉ कर रखेंगे। बोलो भाई, आगे बढ़े। इसके बाद में एक चीज समझ लें आप, अम, जैसे एफ लिखते हो ना, एफ, बस तुमको बता रहा हूँ ट्रिक, ठीक है, उसको लिखना नहीं है, नहीं, बस सुनो। एफ जैसे लिखते हो तुम, मास इनटू फील्ड, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पूछा जाए तो आप लिख सकते हो Q इंटू वी। ई की जगह वी आएगा, सॉरी क्यू लिख दिया,
एम की जगह एम ही रहेगा और ई की जगह वी आ जाएगा। फोर्स निकालना है तो फील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं मास में, समझ गए? फोर्स निकालना है तो फील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं मास में। बोलो, सवाल कर लें इस पे एक जल्दी से, ये बनाओ क्वेश्चन। ये एम है, ये दूरी आर है, ये दूरी भी आर है। इट इज अ होलोस्फीयर, मास एम, रेडियस आर। ये छोटा मास एम है। आपसे पूछा गया, लिखो इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। इंटरैक्शन वर्ड को भूल जाना है और ये जो बताया इसको समझना है। पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है आपसे, ठीक है, कुछ नया चीज नहीं है। फॉर्मूला पुट करो तो जल्दी से कितना है। इट इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ डेफिनेशन। वर्क डन टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक? इसलिए ये यहाँ बताइए कितना आएगा, ये वैल्यू बोलो तो जल्दी से। अभी आपने पढ़ा ना फॉर्मूला, पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखो, कितना लिखोगे? अरे बड़ा जी है वहाँ पे हर जगह, छोटा जी नहीं लिखना है कहीं भी। माइनस जी एम बाई 2 आर, पोटेंशियल इंटू वहाँ का मास। डायरेक्ट करेंगे गलत होता रहेगा हमेशा। जो बताया जा रहा है उसको नोट करिए, उसको यूज करिए। एम, ये छोटा एम है, बड़ा एम है। ठीक है, एक सवाल कर लेते हैं, ये देखिए। सपोज इज अ रिंग, रिंग के एक्सिस पे देयर इज अ मास एम। साथ साथ ड्रॉ करते जाओ जल्दी जल्दी। रिंग का मास है कैपिटल एम, और ये स्मॉल एम, आर। ये पॉइंट ए पे था, इसको रिलीज कर दिए। ये डिस्टेंस है आपका √8 आर। इट इज रिलीज, तो पास में आएगा, ये आ गया पॉइंट बी पे। दिस डिस्टेंस इज √3 आर। आपसे पूछा स्पीड एट बी, दिस इज फिक्स्ड, ये मूव नहीं करेगा रिंग। एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए।
देखिए हो गया। पोटेंशियल का फॉर्मूला भी लिखा है आपने रिंग की एक्सिस पे, देखिए तो उसको यूज करिए। V पोटेंशियल एट ए कितना होगा? माइनस जी एम बाई 3R। पोटेंशियल एट बी कितना होगा? डेटा सेट करके दिया आपको तो जल्दी से करो ना फिर। माइनस जी एम बाई 2R। यू ए कितना हो जाएगा, मतलब इसको यू बोल रहे हैं, इंटू एम। और यू भी अगर हो जाएगा तो इंटू एम। ठीक है। यू ए प्लस के ए इक्वल्स टू यू बी प्लस के बी। सॉल्व करो फटाफट। आ गया है ना, गैप कुछ आ जाएगा 1/6। ये एम कट जाएगा, रूट जी एम बाई 3R। आ रहा है ये? के ए जीरो है आपका। ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला ये लिख लीजिए। सैटेलाइट। ठीक। सैटेलाइट पढ़ा है ना आप लोगों ने, एम है, स्मॉल एम है। जल्दी जल्दी बोल तो। स्मॉल एम सैटेलाइट है, मतलब प्लैनेट, इसको बोलते हैं सैटेलाइट। ये डिस्टेंस है आर। ये रोटेट कर रहा है, लिख लो सर्कुलर ऑर्बिट। वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट। फर्स्ट बताइए ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी देखते जाओ, यहाँ पे जी एम एम बाई एम एस आर स्क्वायर होगा। ये प्रोवाइड करेगा सेंटीमीटर फोर्स। तो ऑर्बिटल स्पीड विल बी रूट ऑफ जी ऑफ मास ऑफ प्लैनेट बाई आर। ये याद करना है। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। तो यहाँ पे लिखे ऑर्बिटल स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ सैटेलाइट। डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ सैटेलाइट।
नेक्स्ट लिखिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे, इट विल बी हाफ mv स्क्वायर। सेटेलाइट का लिख रहे हैं ना हम लोग सब कुछ, तो इट विल बी जी एम पी एम एस बाई 2r। वैल्यू पुट कर दो ऊपर से, ये आएगा। लिख लिया यहाँ तक। थर्ड लिखिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी विल बी v is the velocity of planet, अरे सॉरी सेटेलाइट। ऊपर v किसका स्पीड निकाले हैं, एनर्जी किसका लिख रहे हैं हम, सेटेलाइट का लिख रहे हैं ना सब कुछ। इट विल बी ऑफ सेटेलाइट। फोर्थ इज टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी के लिए क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऐड करो, देखो कितना आ रहा है। यहाँ तक आ रहा है। हम्म। रूट के बाद सॉल्व कर लेना, 1 मिनट में तो सॉल्व हो जाएगा। खुद से सॉल्व करके देख लो 1 सेकंड के लिए, सामने क्वेश्चन लिखी हुई है आपके, सब कुछ पड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ मोशन। टाइम पीरियड विल बी व्हाट, 2 पाई आर टोटल लेंथ बाय स्पीड v। वैल्यू पुट कर देंगे तो बस अपने को प्रोपोर्शनैलिटी से मतलब है, तो यू विल गेट t proportional to r to the power 3/2। ठीक है। नेक्स्ट इसी में लिख लो 6 बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हुआ कि कितनी एनर्जी बाहर से दे दें कि सिस्टम फ्री हो जाए ना। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे टोटल एनर्जी में, नेगेटिव साइन शोज कि सिस्टम इज बाउंड। जैसे एटम में पढ़ा हो तुमने, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन में होता है ना, नेगेटिव आता है माइनस में, वैसा ही यहाँ भी है। बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट माइनस टोटल एनर्जी। इट विल बी जी एम पी एम एस बाई 2r। ठीक है, चलें आगे। लिख लिया यहाँ तक। बोलो भाई, हो गया ना। यहाँ पे अगर आप रिलेशन देखोगे तो आप भी देखोगे आपका हाइड्रोजन एटम भी जैसा आएगा। बाइंडिंग एनर्जी मतलब वैसा ही है ना, जैसे मतलब अब ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है, आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन मान लो ग्राउंड स्टेट में है, तो कितना एनर्जी देते हो कि आयनाइज हो जाए वो। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन का, बोलो तो हाइड्रोजन एटम में। चलिए बता दो। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया ना आपका, पहले ही पढ़ा होगा। जितनी एनर्जी है उतनी और दे देंगे बाहर से तो वो टूट जाएगा सिस्टम। ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब इतनी एनर्जी बाहर से और दे दें तो सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 इक्वल्स टू टोटल एनर्जी
मॉड लगा लो, मॉड लगा लो, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। दिख रहा है यहाँ पे, रिलेशन ऑब्जर्व करो, ये वाला भी यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल एनर्जी पूछ जाएगी आपसे। नेक्स्ट लिखिए, स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी, स्केप स्पीड। स्केप स्पीड क्या होगा, फॉर्मूला लिख लीजिए, इट इज √2 g mp/r and v escape equals to √2 times v orbital। ये फॉर्मूला है, याद करना है। स्केप स्पीड का मतलब किसी प्लैनेट से कितनी मिनिमम स्पीड से फेंक दें, या कहीं से भी, खाली प्लैनेट ही नहीं, मतलब जनरल है, कहीं पर भी अगर हम कितनी स्पीड से फेंक दें कि वो वापस फील्ड में ना आए, फील्ड से बाहर ही चला जाए, ठीक, इट डजंट रिटर्न बैक, तो गायब हो जाए वो, ठीक है, बोलते हैं स्केप स्पीड। तो आप ये जनरल फॉर्मूला याद रखो, ये प्लैनेट है, इससे आर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, सेंटर से दूरी है आर। प्लैनेट के अंदर से तो फेंकेंगे नहीं, बाहर में ही रखेंगे, तो यहाँ से कितनी स्पीड दे दें कि वो स्केप कर जाए, ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। अगर मान लो सरफेस पे बैठ गए, सरफेस पे चले जाएंगे, तो आर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ऑन सरफेस, हुआ नहीं होगा। तो वी ई आप लिख सकते हो √2 GM/r, इसको आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो आपके पास अपना फॉर्मूला आ जाएगा जो आप पढ़े हो। ये GM/r स्क्वायर क्या होता है, देखो तो, ये बताओ मुझे, इसको देखो। GM/r स्क्वायर इज छोटा जी है। तो ये जो वैल्यू आप पढ़े हो, ये सिर्फ कहाँ पे वैलिड है, ऑन द सरफेस है ना। हाँ, उसको ओवरकम करना होगा, यस। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज कि टोटल एनर्जी उसकी जीरो हो जाए। जहां पे भी पूछा जा रहा है ना, वहां पे आप टोटल एनर्जी लिखो, उसको जीरो कर दो, ठीक, तो स्केप कर जाएगा वो। बात आई समझ में आपको। एक चीज और नोट करना। अच्छा, यहाँ ये बताओ खुद ही, मान लो मैं तीन तरीके से फेंकता हूँ, ऐसे एक, बी, सी, तीनों में से कौन से डायरेक्शन में स्केप स्पीड सबसे कम लगेगी, या सबसे ज्यादा लगेगी, बोलिए। मिनिमम या मैक्सिमम किस में लगेगी, ये बता दो। बोलो भाई। नहीं, देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, किधर फेंकेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तीनों में सेम आना चाहिए, तीनों में सेम आएगा, कम से कम इतना होना ही चाहिए, तभी भाग पाएंगे, मतलब इतना। लिखो इसे, और इसे याद रखेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। किसी भी एंगल पे फेंको, सेम होनी चाहिए, कम से कम इतनी स्पीड चाहिए ही चाहिए, इससे कम में नहीं भाग पाएगा, चाहे जो कर लो, ठीक है।
लिख लिया यहाँ तक? वैसे आपका सर्कुलर ऑर्बिट ही है सिलेबस का, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, थोड़ा सा। अच्छा, इलिप्टिकल ऑर्बिट से पहले आप वो लिख लो, ये तो पता होगा ना आपको, केपलर्स लॉ। सुना नहीं सुना ये? 3 लॉ है केपलर के, तीसरा तो आपने पढ़ लिया। पहला भी आप जानते हो, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक। तो ये आपका सन है, ऐसे कुछ इलिप्स है। यहाँ पे कहीं भी सन है, ठीक। जो सबसे दूर वाला पॉइंट है और ये सबसे पास वाला पॉइंट है। सन को थोड़ा और साइड कर देता हूँ। सबसे पास वाला पॉइंट है, सबसे दूर वाला पॉइंट है, ठीक। सबसे दूर वाले पॉइंट को बोलते हैं एपोजी, सबसे पास वाले पॉइंट को बोलते हैं पेरिजी। ठीक है, याद रखेंगे, पास में पेरिजी, पास से पेरिजी। दूसरा आप जानते हो क्या? कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी। कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी का मतलब इक्वल एरिया इज स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पे एरिया ए है, टाइम टी है, तो किसी भी टाइम टी में ये एरिया ए ही स्वीप करेगा। द लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट। सुना है नहीं सुना है सब? एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे, डी ए बाई डी टी इज एल बाई 2m of planet, which is a constant. Therefore, L should be constant. मतलब it is based on conservation of angular momentum. ठीक है, it is based on conservation of angular momentum. ये फॉर्मूला याद रखना है, L by 2m. This is the value of area velocity of the planet around the sun. लिख लिया यहाँ तक? बोलो भाई, हो गया? कांस्टेंट एरिया कौन स्वीप कर रहा है? ये जो लाइन है ना, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन, ये वाली लाइन। दिस लाइन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये लिखना है। ठीक है, उसका मतलब ये है। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, एक चीज बताएं मुझे। जब प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी पूरे पाथ में?
बोलो भाई, है ना, लिख लेना उसको। अगर पोटेंशियल एनर्जी सॉरी वी मैक्सिमम होगा पेरिजी पे, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी वहां पे? काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम होगी तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? मिनिमम। सिमिलरली अपोजिट पे लिख लेना, वी मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन मैक्सिमम। एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन ये बनेगा ना, एम वी वन आर वन इक्वल्स टू एम वी टू आर टू। आर वन आर टू आर द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये है, ये लगा सकते हैं, एम से एम कट जाएगा। दिस इज कौन सा कंजर्वेशन? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ तो समझ में आता है आप लोग को? ठीक, तो दैट्स इट, वी कम टू द एंड ऑफ ग्रेविटेशन। Similar concepts or similar formulas are going to be used in electrostatics. तो जो भी फील्ड का फॉर्मूला है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है, उसके ग्राफ्स हैं, वो सब आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये सब चीज़ें फिर रिपीट होंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वहाँ पे मास की जगह जब बस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बोलिए भाई, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। नेक्स्ट लिखिए इलास्टिसिटी। और मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है ना। फर्स्ट यू जस्ट सॉल्व द प्रीवियस ईयर नीट प्रॉब्लम्स। पढ़ो, जो भी बेसिक्स हैं फॉर्मूला वगैरह याद करो पहले, फिर नीट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। गिवन टाइम में ये कर लें बहुत है। इलास्टिसिटी या जानते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन। एक है स्ट्रेस, दूसरा है स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या जानते हैं हम लोग? स्ट्रेस का एग्जांपल है, इट इज, जैसे मान लो कोई भी क्रॉस सेक्शन है यार, फिगर ड्रॉ कर लो थोड़ा सा थोड़ा सा। मान लो कोई बॉडी है ऐसी, दिस इज द सेक्शन। सेक्शन मतलब यहाँ से हम काट दिए, सपोज करो काट रहे हैं इसको, ठीक? और ऐसा फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है, इंटरनल फोर्स। अच्छा स्ट्रेस मुझे बताओ, स्ट्रेस इंटरनल फोर्स की वजह से होता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है?
Stress comes off because of what? Internal or external? Stress is basically due to internal forces, ठीक है? वो क्रिएट क्यों हो रहा है, वो एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से क्रिएट होगा, बट इट इज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। खुद स्ट्रेस बाहर से नहीं आता है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि आपका एग्जाम है, कल पेपर देना पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि बाहर से कुछ आपके ऊपर एक्स्ट्रा फिजिकल चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में एक स्ट्रेस आ जाएगा कि यार कल ही पेपर है, ठीक है। तो सिचुएशन एक्सटर्नल क्रिएट होती है, लेकिन स्ट्रेस इज विद इन द बॉडी, ठीक है, तो वो इट इज ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस बेसिकली। ये थोड़े उतना रिसर्च नहीं करना अपने को, यहाँ देखना है। सिंपल सी बात समझे, ये फोर्स मान लो एफ लग रहा है ऐसे, ये थीटा है, जो भी क्रॉस सेक्शन होगा आपका, सेक्शन, क्रॉस सेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, सेक्शन बोल रहा हूँ, जनरल कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेस निकालने के लिए आप फोर्स को रिजॉल्व करोगे, ठीक। एक कंपोनेंट होगा फोर्स के सॉरी सेक्शन के परपेंडिकुलर, और एक होगा सेक्शन के पैरेलल। मैं थीटा के टर्म्स में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि थीटा डिफरेंट भी हो सकता है ना। इसको हम बोलेंगे एफ परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है, मतलब सेक्शन के परपेंडिकुलर, और उसको बोल रहे हैं एफ पैरेलल, मतलब सेक्शन के पैरेलल अलोंग। तो स्ट्रेस जनरली अगर आप जब लिखोगे, स्ट्रेस इज एफ इंटरनल बाई एरिया, सेक्शन एरिया। दो तरह के बेसिक स्ट्रेस हैं जो आपको काम करने हैं, एक है नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखिए खुद से बोलो, नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा वाला होगा, यहाँ पे कौन सा वाला फोर्स काउंट करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस के लिए? नॉर्मल स्ट्रेस के लिए विल काउंट विथ एफ परपेंडिकुलर, नॉर्मल, नॉर्मल नाम ही नॉर्मल है उसका, परपेंडिकुलर, ठीक। और दूसरा वाला आपका होगा कौन सा स्ट्रेस, जिसको आप बोलते हो टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल नहीं बोलते हैं एक्चुअली, द करेक्ट नेम इज शेयर स्ट्रेस। शेयर, लिखते जाइए साथ साथ। शेयर में कौन सा काउंट करेंगे, तो एफ पैरेलल अपॉन एरिया। अब जहां से आपको थीटा जो लेना है ले लेंगे, वो वैल्यू हम पुट कर लेंगे, ठीक है। एक सवाल कर लो इस पे जल्दी से, फिर आगे बढ़े। ये समझ में आ गया आपको दो तरह के स्ट्रेस कैसे कैसे हैं, एफ को क्या करना है, एफ शुड बी रिजॉल्व। क्लियर है? ये बताओ, इसे बनाओ फोटो, इधर से एफ लग रहा है, इधर से एफ लग रहा है। जस्ट वेट अ सेकेंड। ये एफ है, वो एफ है। आपको ए दिया है, ए इज द क्रॉस सेक्शन। आपसे पूछा फाइंड shear एंड नॉर्मल स्ट्रेस एट द गिवन सेक्शन। देखिए, फाइंड नॉर्मल एंड shear स्ट्रेस एट गिवन सेक्शन। ट्राई करिए तो उसको, एक मिनट, जो भी पढ़ा है उतना। ए को ध्यान रखना, ए इज गिवन एट द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन समझते हो? क्रॉस सेक्शन का मतलब जब परपेंडिकुलर काटते हैं, ऐसे कट करोगे ना, तो ये जो एरिया दिखेगा आपको, उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। एक मिनट लो, ट्राई करो उसको।
हाँ, बोथ द फोर्सेस आर सेम मैग्नीट्यूड। यहाँ भी तो एफ लगेगा ना। लगेगा नहीं लगेगा? टेंशन कितना हो बताओ तो बॉडी के अंदर, व्हाट विल द टेंशन इन द बॉडी? अगर दोनों साइड से एफ लगा रहे हैं तो भूल जाओ। तो व्हाट विल बी द टेंशन इन द बॉडी? आपसे पूछा जा रहा है, आप बताओ, पूछिए। अच्छा, ऐसे समझ लो, तुम्हारे दो हाथ हैं ना, यहाँ तुम खड़े हो, ठीक? सुने ना, सुन लें। आपका एक हाथ यहाँ है, आपका एक हाथ यहाँ है। इसको भी एफ से खींचते हैं, इसको भी एफ से खींचते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा। आपको कोई टेंशन महसूस होगा नहीं होगा? क्या लगता है? ऐसे अगर खींचा जाए आपके दोनों हाथों को, तो पेन होगा नहीं होगा? होगा ना। तो टेंशन जीरो कैसे हो जाएगा भाई? जहां भी टेंशन निकालना है वहां से रस्सी को काट दो, ऐसे बीच में से। ये एफ है तो ये वाला पार्ट इसको खींचेगा ना इधर, इट इज एन इक्विलिब्रियम। तो टेंशन कितना होना चाहिए? एफ, राइट। तो दिस विल बी द एफ की वैल्यू लगेगी, एफ वहां पे। टेंशन एफ होगा, टेंशन जीरो नहीं होगा। आप सॉल्व करिए इसको, जल्दी जल्दी निकालो। देखो यहाँ देखो, मैं करता हूँ फटाफट, आप देखते जाओ, समझ जाएंगे। ये तो समझ में आ गया ना कि ये अपना सेक्शन है, ये एफ है, ये थीटा है, ठीक। एफ को रिजॉल्व कर लिया हमने, ठीक। एफ को रिजॉल्व कर लोगे तो ये वाला आपका आ गया एफ साइन थीटा, और ये वाला आपका आ गया एफ कॉस थीटा, ठीक। बट ये एरिया जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये कितना है एरिया? ये जो एरिया बोला गया हमसे, अब तो फॉर्मूला में पुट करना है ना। नॉर्मल मतलब एफ साइन थीटा बाई ए, और शेयर मतलब एफ साइन एफ कॉस थीटा बाई ए। बट ये एरिया कितना होगा जिस सेक्शन पे हम देख रहे हैं? देखें यहाँ पे, आपको जो क्रॉस सेक्शन बोला गया ना, क्रॉस सेक्शन का मतलब ये वाला एरिया है। ये था बॉडी, क्रॉस सेक्शन मतलब ये होता है। आपको एरिया ये दिया हुआ है। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं? दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये ए है, दिस इज ए डैश, एंड दिस इज कॉस थीटा, दिस थीटा। ए डैश की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ ए? बोलो। A dash will be how much in terms of A? A by sin theta. अरे ये 90 डिग्री है ना, कैसे काम कर रहे हो यार? ठीक है, अब इसको वैल्यू पुट कर दो, तो आपकी वैल्यू आएगी एफ साइन स्क्वायर थीटा बाई ए, और ये आ जाएगा एफ साइन थीटा कॉस थीटा बाई।
ठीक है, यहाँ तक समझ गए? स्ट्रेन आप लोग जानते हैं ना, जनरल स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज 3 तरह का होता है बेसिकली। ऐसे तो बहुत तरह के हैं, कुछ भी बोल लो। लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन का जनरल मतलब होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल। एरिया बोलेंगे तो डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा। कौन सा दूसरा फोर्स है? एक ही फोर्स है वहां पे, टेंशन एक ही होगा बॉडी में। एक साइड से देखेंगे, दोनों साइड से नहीं देखेंगे। सबका ले दे के नेट इफेक्ट है यही, एफ। ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक बोलेंगे। हाँ, एक साइड से देखेंगे। वॉल्यूमेट्रिक बोलेंगे तो डेल्टा वी आई वी। ठीक। और शेयर क्या होगा? ये आपने पढ़ा होगा, ऐसे कुछ बॉडी है, वो पहले ऐसे था, उसको डिस्प्लेस कर दिया, कोई थीटा से घूम गया वो, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड दिस इज द हाइट एच। तो शेयर स्ट्रेन कितना लिखते हैं? इट इज रिटन एज एक्स बाई एच, थीटा। ठीक है, ये देख लीजिए। इलास्टिसिटी मॉडुलस सुना है आपने? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सिंपल मतलब होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो, जनरल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब पहला देखो, सोचो। स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करोगे ना, तो वहां से आएगा यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस क्या लिखा हमने? एफ बाई ए। अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या लिखेंगे? डेल्टा एल बाई एल। तो ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस। नाम सुना है पहले? बोलो भाई। लिखते जाएंगे फॉर्मूला। नेक्स्ट इज योर बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इज व्हाट? माइनस डीपी अपॉन डीवी बाई वी। डीपी मीन्स चेंज इन प्रेशर। ठीक है, अगर अगर आप ध्यान से देखो तो एफ बाई ए एक तरह का कुछ नहीं, एक तरह का प्रेशर ही तो है वो। एफ बाई ए प्रेशर होता ही नहीं। तो बल्क मॉडुलस हमने किसका रेशियो लिया? स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस में हमने रेशियो लिया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स हैं कुछ कुछ फॉर्मूले, टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए। उसको ऐसे लिख सकते हो आप, माइनस वी इंटू डी पी बाई डी वी। समझ आया नहीं आया? इसको बोलते हैं बल्क, नाम है, इसको बोलते हैं यंग। नेक्स्ट इज योर
shear मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस पॉजिटिव क्यों है ये जानते हैं? बोलिए। डू वी नो व्हाई यंग्स मॉडुलस इज पॉजिटिव? देखो यार, नेगेटिव इस सेंस में नहीं है कि वो नेगेटिव वैल्यू होगी। तो ऐसा क्यों लगाते हैं माइनस साइन? क्योंकि आप किसी चीज को जब कंप्रेस करोगे ना, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, लेंथ इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी तो हो सकता है ना, कंप्रेस कर दें तो। लेकिन अगर आप किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हो ना, ऐसे हर साइड से प्रेशर लगा रहे हो किसी के ऊपर, तो उसका वॉल्यूम कभी बढ़ नहीं सकता है, वॉल्यूम हमेशा कम होगा कंप्रेस करने में। हो जा रहा है आपको? तो वॉल्यूम विल डिक्रीज, तो डीवी जो क्वांटिटी आएगी ना वो नेगेटिव आएगी, इसे माइनस लगा लेते हैं प्लस बनाने के लिए उसको। ठीक है, यंग्स मॉडुलस में वी कैन इलोंगेट और वी कैन कंप्रेस एज वेल, बट जनरली उसमें इलोंगेशन की बात करते हैं, इससे नहीं लिखते हैं। शेयर मॉडुलस क्या लिखेंगे? तो ईटा से डिनोट करते हैं ना, शेयर मॉडुलस, और नाम लिख लेना मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तब यहीं रख रहा हूँ ताकि एक जगह हो जाए कंसाइज। समझ आ रहा है? बस इतना लिख लीजिए, स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कोई। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, मेन आपका काम यही पहले दो से होगा सारा। ठीक है, थोड़ा सा और थ्योरी देख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन में चलेंगे। हुक्स लॉ जानते हैं? हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन टिल लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का क्या मतलब है? जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा। अच्छा क्या बताओ, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस है या स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन है? कौन किसकी वजह से है? तो ये बताइए। स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस आता है। लिख लेंगे, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस होता है। अच्छा कौन पहले आया होगा, स्ट्रेस या स्ट्रेन? स्ट्रेस देने से कौन पहले आएगा? अच्छा एक बात समझो, तुम्हें मान लो बोला गया तुम्हारा आज शाम में नीट का एग्जाम होगा, तो तुम्हें स्ट्रेस शाम तक आएगा या तुरंत आएगा, इमीडिएटली?
स्ट्रेस आएगा नहीं, रिलैक्स हो जाएंगे, समझ जाएंगे अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है ऐसा। तो बोथ कम टुगेदर, बोथ occur साथ साथ, बट स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस होता है। जैसे ही स्ट्रेन क्रिएट होता है वैसे ही स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ होगा कुछ इस तरह का होता है, ज़्यादा चर्चा नहीं करना है इस पर हम लोग। मान लो दो ग्राफ दे रखा है आपको, ये जो थीटा होता है ना, थीटा, इधर स्ट्रेस इधर स्ट्रेन, इसका स्लोप क्या बताएगा? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? देखो रेशियो आएगा ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन विल बी अ रेशियो। पीछे क्या लिखा है आपने, देखिए क्या होता है ये, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ, तो जो भी टाइप का स्ट्रेस होगा वर्सेस जो भी टाइप का स्ट्रेन होगा, जिसका ग्राफ खींचा है वो वाला मॉडुलस आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे स्ट्रेस है और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो स्लोप क्या बताएगा अपने को? यंग्स मॉडुलस, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, जहां तक ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है ना, वहां तक बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। जहां तक ये स्ट्रेट लाइन है, स्टार्टिंग स्ट्रेट लाइन होता है ये, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा कर्व होता है, सब बिहेवियर है अभी। अपने यार ध्यान रखना। ठीक। नहीं तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना किसी बुक से ना, थ्योरी है थोड़ी सी, आगे क्या होता है कैसे होता है। नोट कर लिया यहाँ तक? यहाँ पे ले लो, इसका यंग्स मॉडुलस है वाई, इसका यंग्स मॉडुलस है 2y, रेडियस है इसका r, इसका रेडियस है r। इसका ओरिजिनल लेंथ था l, इसका भी ओरिजिनल लेंथ था l इनिशियली। देखिए इलॉन्गेशन, फाइंड इलॉन्गेशन इन ईच स्ट्रिंग। करो करके बताओ। फाइंड इलॉन्गेशन इन ईच स्ट्रिंग। डेटा दे रखे हैं, एल नॉट दोनों की ओरिजिनल लेंथ थी इनिशियली, फिर वहां से साइन किए हुए हैं। आपसे पूछा दोनों का इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन मतलब डेल्टा एल, फॉर्मूला ढूंढो, लगाओ। आर इज द रेडियस ऑफ द वायर। तो भाई फॉर्मूला देख रहे हैं, डेल्टा ए का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ हमने? वाई इक्वल्स टू एफ बाई ए और डेल्टा एल एल, है ना? एफ मतलब कुछ नहीं है, एफ मतलब टेंशन है इन द वायर, है ना? पहले आप टेंशन बताओ, दोनों में टेंशन कितना होगा, T1 T2 बताओ तो। इसके लिए होगा T1, इसके लिए होगा T2। T1 T2 की वैल्यू बताओ, फिर क्वेश्चन हो जाएगा।
T1 and T2. T1 में तो दोनों काउंट होगा ना. T1 will be 3 mg and T2 will be 2 mg. हाँ, तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए. इसमें निकाल दो डेल्टा एल वन, इसमें भी निकाल दो डेल्टा एल टू, निकल आएगा. समझ आ रहा है भाई, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सीधे सीधे, कुछ भी और स्पेशल नहीं है इसमें. तो डेल्टा एल वन विल बी 3 mg बाई ए, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना वो, इंटू ओरिजिनल लेंथ. डेल्टा एल टू विल बी 2 mg अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू उसका ओरिजिनल लेंथ. बोलिए, ये समझ में आता है हम लोग को. हाँ, वाई भी रहेगा, वाई भी रहेगा, सब बोलिए. वाई और टू वाई आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग. नीचे नीचे वाई लगा लें, यहाँ पे वाई लिख दो, यहाँ पे टू वाई लिख दें. ठीक है. समझ आया है, ये कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, ये छोटा चैप्टर है, जल्दी से इसको कवर करेंगे, देन विल फिनिश अप फ्लूइड्स. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट होगा ये प्लस फ्लूइड्स बोथ. तो रिवाइज द फ्लूइड्स है ना, कॉन्टिन्यूटी, बर्नौलिस थ्योरम और बॉयंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब चीजें. ठीक. सो विल सी नेक्स्ट क्लास देन, ऑन थर्सडे.